हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन Ohm's law, based upon few relations that we derived in last lecture. I is equal to NEA VD, VD is equal to EE tau by M, etc. etc. अब हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, दिस इज NCERT न्यूमेरिकल एंड गुड न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, जबकि हमने थ्योरी में लिखा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक ही बात है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस से फ्री हैं मूव कर सकते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, हमें करंट गिवन है। assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron। तो बाकी डाटा डेंसिटी, मास नंबर एंड एवोगाड्रो नंबर हमें गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन में हमें करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। सो आई एम गोइंग टू अप्रोच विद I इज इक्वल टू NEA VD। मुझे यहाँ से VD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। VD का फॉर्मूला बन जाएगा I/NEA। क्वेश्चन में मुझे करंट गिवन है, मुझे E पता ही है, A गिवन है। तो मेरे पास जो मेन चैलेंज है, आई हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ N। N मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कॉपर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूँ, दैट विल आल्सो रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पर N की कैलकुलेशन के लिए बेसिकली कैलकुलेट करूँगा नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, कॉपर एटम्स को अगर मैं N से डिनोट कर लूँ तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी। ये मैं डेंसिटी यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। अब मुझे इस N की वैल्यू चाहिए कि नंबर ऑफ कितने कॉपर एटम्स हैं इन M ग्राम। फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। मुझे पता है कि अगर 63.5 ग्राम हो, इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इट कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अगर मेरे पास मास M ग्राम हो तो इट इज़ गोइंग टू कंटेन Na/63.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय M। सो आई विल गेट दिस इज नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन M ग्राम, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन M ग्राम। बेटर है किलोग्राम, क्योंकि मैंने यहाँ पर किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया था, तो इन M किलोग्राम। डन हो गया। अब यहाँ से ये वैल्यू कैपिटल N को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद N की वैल्यू हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ताकि मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लिख सकूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या बनेगी, I/N। N की वैल्यू क्या कितनी है, ND/M, और इस N की वैल्यू कितनी है, Na/M/63.5 इंटू 10⁻³ ओके। तो यहाँ पर मैंने पुट की है N की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय D डिवाइडेड बाय M। ये पूरी स्मॉल n की वैल्यू पुट हो गई है, मल्टीप्लाई बाय E मल्टीप्लाई बाय A। ओके, ये M और M कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। करंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1.5 एम्पियर, तो आई कैन राइट डाउन हियर 1.5 इंटू 63.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। क्वेश्चन में गिवन है 6 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ कॉपर इज गिवन 9 इंटू 10⁻³ उसके बाद मुझे गिवन है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन टू अस 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है 10⁻⁷।
हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस कम्स आउट 0.0011 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अगर मैं इसको मिलीमीटर्स में लिखूं तो ये बन जाएगा 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। दिस इज रिक्वायर्ड ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे आपको जो समझना है, आंसर तो आ गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर देखो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। 10⁻³ है, बहुत ही कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। फिर करंट एकदम से कैसे आ जाता है? जैसे हम स्विच ऑन करते हैं वैसे ही हमारी ट्यूबलाइट कैसे ऑन हो जाती है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वैसे ही फैन कैसे चल पड़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इतनी स्लो ड्रिफ्ट कर रही हैं तो करंट कैसे फ्लो करता है? थ्योरेटिकली हम ये कहते हैं कि जो करंट है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, यानी कि जैसे ही भाखड़ा डैम के ऊपर स्विच ऑन किया गया वैसे ही पूरे स्टेट में यहाँ भाखड़ा डैम से सप्लाई जा रही है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाती है। जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने अभी कैलकुलेट की, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। एंड द आंसर इज कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन भाखड़ा डैम के ऊपर है तो यहाँ से चलने वाला इलेक्ट्रॉन जब हमारे घर पे पहुँचेगा तब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी। अगर ऐसा होता तो शायद हमारे मरने के बाद ही घर में लाइट ऑन होती। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि सब जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की गिनती बहुत ही ज़्यादा है। हमने अभी एन की वैल्यू लिखी थी, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। पूरी वायर जो कि भाखड़ा डैम से हमारे घर तक रन कर रही है, सब जगह पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे घर तक पहुंचेगा तब लाइट नहीं चलेगी, बल्कि लाइट जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करना शुरू कर देंगे वैसे ही लाइट चल पड़ेगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भाखड़ा डैम से आने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पहले से ही अवेलेबल हैं। इनकी गिनती इतनी ज़्यादा है, चाहे ये थोड़ी सी स्पीड से भी चलेंगे तो भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे पर यूनिट टाइम थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन, मीन्स ओवरऑल करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे नीचे वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या है? द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर इज 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। देखो बेटा, क्वेश्चन में लिखा है रेजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। जो हमें पॉइंट समझना है कि रेजिस्टिविटी वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। हमने वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर पढ़ा भी था, अलग अलग मटेरियल्स के लिए, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, अलॉयज के लिए। क्वेश्चन में और क्या गिवन है? एन की वैल्यू, एन स्टैंड्स फॉर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका ऑर्डर देखो 10⁻28 पर मीटर क्यूब। और हमें अब गिवन है टाउ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेशन याद होना चाहिए जिसमें रेजिस्टिविटी एंड टाउ आते हों। रेजिस्टिविटी का फार्मूला आपने पढ़ा था m/n/e² टाउ। सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स हैं, यू विल गेट योर आंसर। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लोग पुट कर सकते हो। उसके बाद है रेजिस्टिविटी विच इज़ गिवन टू अस 1.7 × 10⁻⁸, एन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ आल्सो गिवन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये पहले से ही आता है। You can substitute all these values and you will get relaxation time. This value comes out 2.49 × 10⁻⁻14 second. 2.49 × 10⁻⁻14 सेकेंड। तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू देखो कितनी कम आ रही है, 10⁻⁻14 सेकेंड। और ये बड़ी आसानी से समझा भी जा सकता है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हमने ये कहा था कि जो थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴
2 × 5, चलो मैं 5 लिख लेता हूँ, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ऑन एन एवरेज दिस will be of the order of 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। 10⁻⁹ -10 इस रेंज का ही रहेगा। तो अगर मुझे टाइम लिखना है जिसको हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, वो टाइम जो कि एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिटिव कर्नल से दूसरे पॉजिटिव कर्नल तक जाने में लगा, तो d/vt किया जा सकता है। d है 10⁻⁹, vt है हमारे पास 10⁵, तो ये हो जाएगा 10⁻14 सेकेंड। दिस रिप्रेजेंट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो उसी ऑर्डर का ही हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉपर कंडक्टर इज 8.5 × 10⁻28। देखो बेटा, ये डाटा होता न्यूमेरिकल्स के लिए, बट यहाँ से हमें कुछ सीखना भी होता है कि इन दोनों न्यूमेरिकल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर डेंसिटी है वो 10⁻28 के ऑर्डर की है, और ये सभी मेटल्स में इसी ऑर्डर की रहती है। मतलब 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब लगभग आपका कुछ इस तरह से ब्लॉक बनेगा। 1 मीटर क्यूब में 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। इतनी ज़्यादा गिनती अवेलेबल होने की वजह से ही जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करती हैं। तो हमारे पास n गिवन है। क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर ऑफ 3 मीटर लॉन्ग टू द अदर एंड। जो मैं बात अभी कर रहा था भाखड़ा डैम वाली, वो इस न्यूमेरिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक वायर है, कॉपर वायर है। इस कॉपर वायर की लेंथ है हमारे पास 3 मीटर। इसमें इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन में हमें करंट भी गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है। वी कैन डायरेक्टली अप्लाई फार्मूला I = NEA/VD। यहाँ से मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी I/NEA। ओके, बट मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक पहुंच जाएगा। तो टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम का फॉर्मूला होगा लेंथ अपॉन स्पीड। लेंथ हमारे पास 3 मीटर गिवन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास I/NEA है। तो यहाँ पर हम n नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्वेश्चन में हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय करंट। करंट की वैल्यू 3 है, ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट दिस वैल्यू 8.5 × 3.2 इंटू ये होगा 25 × 10⁻³ सेकेंड। अगर मुझे इसको आवर्स में कन्वर्ट करना होगा तो मैं करूँगा 8.5 × 3.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 60 से डिवाइड किया फॉर मिनट और फिर 60 से डिवाइड कर दिया फॉर आवर्स। तो ये कैलकुलेशन कर ली। ये ऑन कैलकुलेशन मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है 7.5 आवर। यानी कि 3 मीटर का डिस्टेंस, हमारे घर के एक कमरे का जो लेंथ या ब्रेड्थ है उसका जो साइज़ रहता है वो ऑलमोस्ट 3 से 4 मीटर के बीच में रहता है। यानी कि हमारे कमरे में एक वायर अगर लगी हुई है दीवार के एक एंड से दूसरे एंड तक, तो इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए 7.5 आवर्स लगते हैं। तो आप इमेजिन कर लो कि भाखड़ा डैम से चलने वाले इलेक्ट्रॉन को हमारे घर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ यूनिफॉर्म कॉपर वायर ऑफ मास। यूनिफॉर्म कॉपर वायर ऑफ मास गिवन kg carries a current of 1 ampere when 1.7 volt is applied across it. 1.75 volt is applied across it. कितना करंट पास किया? 1 एम्पियर करंट पास किया। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस गिवन है V/I 7.1/1 यानी कि 1.7 ओम एंड
mass of the copper wire is also given to us. Calculate the length of the wire and the area of cross section of the wire. ठीक है, if the wire is uniformly stretched to double its length, साथ में क्वेश्चन में कहा गया है कि वायर की लेंथ को डबल कर दिया गया, यानी कि एन जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े थे उसमें एन की वैल्यू को 2 कर दिया गया। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। तो हमारे पास क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक में हमें न्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, दूसरे में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड लेंथ ऑफ द वायर कैलकुलेट करनी है। ये तो बड़ा आसान है। नई रेजिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों ने n² R पढ़ रखा है। हमने कहा था जितने गुना हम लेंथ बढ़ाएंगे उतनी गुना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर n² का फैक्टर आता था। क्वेश्चन में R की वैल्यू 1.7 हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ये मेरे पास बन जाएगा नई रेजिस्टेंस की वैल्यू 6.8 ओम। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आगे चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन में रेजिस्टेंस गिवन है, मास गिवन है, एरिया एंड लेंथ फाइंड आउट करनी है। रेजिस्टेंस का फार्मूला हमें याद है, रो इंटू एल बाई ए, दिस इज इक्वल टू 1.7। रो इज रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी की वैल्यू मेंशन है, दिस इज 1.7 इंटू 10⁻⁸ इंटू एल बाई ए इज इक्वल टू 1.7। ये 1.7 कट जाएगा, एल बाई ए इज इक्वल टू 10⁸। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सेकेंड पार्ट है हमारे पास मास। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारे पास है एरिया इंटू लेंथ। डेंसिटी को मैंने यहाँ पर डी से डिनोट कर रखा है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर के सिंबल्स आपस में नहीं तो मिक्स हो जाएंगे। डेंसिटी क्वेश्चन में हमें गिवन है 8.92 इंटू 10⁻3। मास, क्या मास भी क्वेश्चन में गिवन है? यस, इट इज़ 2.23 इंटू 10⁻3। यहाँ से हम लोग A इंटू एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.23 अपॉन 8.92 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, A इंटू एल आप लोग कैलकुलेट यहाँ पे कर पाओगे। मेरे ख्याल से ये वैल्यू बन जाती है 25 इंटू 10⁻8 से। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब A बाई एल आ गया है, सॉरी एल बाई ए आ गया है, A इंटू एल आ गया है। हमें इन दोनों को सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है ताकि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। मैं एल की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा A इंटू 10⁸ इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻8। तो A² अपने पास बन जाएगा 25 इंटू 10⁻16, यानी कि A की वैल्यू बन जाएगी 5 इंटू 10⁻8 मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ही मैं A की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा, मेरे पास L की वैल्यू आ जाएगी A इंटू 10⁸। ये अपने पास आ जाएगी 5 मीटर। L comes out 5 meter. So this is your required answer. L comes out 5 meter. हटा दें इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? अ कॉपर वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। कॉपर वायर की रेजिस्टेंस 10 ओम है। R की वैल्यू 10 ओम लिख लीजिए। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आल्सो गिवन टू अस 1 mm²। रेजिस्टेंस इज 10 ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 mm। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस द वायर। R एंड V गिवन है, इसका मतलब मैं यहाँ से करंट की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही सकता हूँ। 1 एम्पीयर ऑफ करंट विल फ्लो। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की गिनती हमें दी है। फिर से चेक करो बेटा, ये 10⁻28 पर मीटर क्यूब पर यूनिट कहाँ लिखा है? पर क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है, यानी कि पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। सेम ऑर्डर आ रहा है सभी न्यूमेरिकल्स में। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? I इज इक्वल टू NEA VD।
हमें वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हो जाएगा I/NEA। आई क्वेश्चन में हमें 1 मिल चुका है। हम लोग ये सारी वैल्यूज सिंपली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻6 यहाँ पर लिख देंगे, तो ये मेरे पास हो गया 10⁻³ into 1.6। On calculation we will get drift velocity 7.8 into 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। पहले हमने जो पिछला न्यूमेरिकल है उसमें हमने लिखी थी 1.1 into 10⁻⁻3, ठीक है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो ये 10⁻4 बन जाएगा, तो ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर की ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। थोड़ा सा फर्क जरूर है, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप समझ सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁵ से लेके 10⁻³ मीटर पर सेकेंड की रेंज में लाई करेगी। इज दैट ओके? एंड नाउ वी हैव कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर्स होती क्या हैं? बेसिकली एक ग्रेफाइट की वायर या एक ग्रेफाइट मीन्स कॉपर, उसकी वायर को एक सिरामिक के अंदर, एक इंसुलेटर मटेरियल के अंदर पैक किया जाता है कुछ इस तरह से, लाइक दिस। तो ये हमारे पास होती है कार्बन रजिस्टर। आप लोग गूगल करके देखना, आपको बड़ी छोटी छोटी सी इस तरह से बनी हुई छोटे से साइज़ की इस तरह से कार्बन रजिस्टर्स दिखाई देंगी। साइड में ये कनेक्टिंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है, दोनों तरफ से कनेक्टिंग वायर्स बाहर आएंगी, और यहाँ पर इन कनेक्टिंग वायर्स को होल्ड करने के लिए यहाँ पर एजेस पे थोड़ी सी जो मोटाई है वो ज़्यादा होती है। अगर आप इस कार्बन रजिस्टर, बेसिकली यहाँ पे क्या है, ग्रेफाइट, अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ कलर्स दिखाई देंगे। यू विल गेट 4 कलर्स इन अ सीक्वेंस। 4 कलर्स में 3 कलर्स एक तरफ होंगे और चौथा कलर थोड़ा सा दूर अलग से रहेगा। तो हम लोग इन कलर्स का ही मीनिंग कार्बन रजिस्टर्स में क्या है उसी को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं, तो उन कलर्स को याद करने के लिए, उन कलर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ है उनको याद करने के लिए यहाँ पर एक जुगाड़, एक कोड वर्ड, एक लाइन बनाई होती है। वो क्या होती है? बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, having very good wife, wearing gold silver necklace, ठीक है। आई रिपीट, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। हर जो अल्फ़ाबेट है वो एक कलर को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक कलर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कलर कौन सा है, फिर उस कलर में मल्टीप्लायर आते हैं नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लायर, देन वी हैव मल्टीप्लायर, देन वी हैव टॉलरेंस, ठीक है। नंबर्स बड़े आसान हैं, आप लोग 0 से शुरू कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे जगह छोड़ देनी है, तीनों जगह आपने छोड़ देनी है। फिर हमारे पास कलर्स आते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, उसके बाद ब्लू। ब्लैक और ब्राउन तो आ चुके हैं, तो अब क्या आएगा, ब्लू, वायलेट, देखो अब ग्रीन आ चुका है, तो अब क्या बचेगा, ग्रे, ठीक है। फिर आ गया डब्ल्यू, वाइट, फिर ये जो जी आया है ये आया है गोल्ड कलर के लिए, ठीक है। दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू गोल्ड कलर, देन दिस इज सिल्वर कलर, एंड इन द एंड देयर इज नो कलर,
नो कलर। ओके, अब हम मल्टीप्लायर्स, मल्टीप्लाई का मतलब होगा 10 की पावर कितनी लिखनी है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सब मल्टीपल्स। सब मल्टीपल्स का मतलब है पावर्स माइनस में चली जाएंगी, 10 पावर -1 एंड -2। टॉलरेंस, टॉलरेंस होती है कि वो एरर जो अलाउड है, जो मैन्युफैक्चरर से बनते हुए जिस बंदे ने, जिस कंपनी ने भी इस कार्बन रजिस्टर को बनाया, वो एग्जैक्ट परफेक्ट रेजिस्टेंस नहीं बना सकता, उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन तो पक्का से आएगी, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। तो टॉलरेंस गोल्ड कलर के कॉरस्पॉन्डिंग होती है 5%, सिल्वर कलर के कॉरस्पॉन्डिंग होती है 10%, अगर कोई भी कलर ना हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होती है 20%। अगर कोई भी कलर ना हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इट इज़ 20%। यहाँ तक दिखाई देगा, अगर नहीं दिख रहा तो आप समझ जाओ, नो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग इट इज़ 20%। ओके, अब इन कार्बन रजिस्टर्स में कलर्स किस तरह से हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है येलो, ऑरेंज, रेड, गोल्ड, जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इन कलर्स को डी कोड कैसे करना है, कलर्स की जो डी कोडिंग है उसके हम लोग जो पहले तो ये समझेंगे कि शुरुआत कहाँ से करनी है। देखो, ये जो थोड़ा सा हटके अलग से कलर होगा वहाँ से शुरुआत नहीं होगी, हमेशा उसके दूसरी साइड से शुरुआत होगी। यानी कि ये हमारे पास कॉरस्पॉन्ड करेगा फर्स्ट अल्फ़ाबेट को, ये सेकंड, ये थर्ड अल्फ़ाबेट, ये फोर्थ अल्फ़ाबेट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है ये हमें ध्यान देना है। अगर कोई भी कलर ना हो तो जनरली हमारे पास जो कलर्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होते हैं, वो एक तरफ होते हैं। तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, इज दैट ओके? यू कैन चेक दिस पार्ट ऑन गूगल। जब आप पिक्स देखोगे तो आपको पता लगेगा कलर्स बिल्कुल सेंटर में नहीं होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट कि पहला पॉइंट ये क्लियर, गोल्ड, सिल्वर या नो कलर से शुरुआत करनी ही नहीं है। वैसे भी गोल्ड और सिल्वर स्टार्टिंग में तो आते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो जहाँ के आएंगे सब मल्टीपल्स आएंगे या फिर ये आएंगे टॉलरेंस, दोनों ही वैल्यूज एक साइड में इस तरफ आएंगी। इज इट ओके? कलर कोडिंग में हमारे पास जो सबसे पहला कलर आएगा दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू नंबर 1, सेकंड कलर कॉरस्पॉन्ड्स टू नंबर 2, थर्ड कलर कॉरस्पॉन्ड्स टू मल्टीप्लायर, ठीक है, थर्ड इज मल्टीप्लायर एंड फोर्थ कॉरस्पॉन्ड्स टू टॉलरेंस। फोर्थ कॉरस्पॉन्ड्स टू टॉलरेंस। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट इन डिटेल। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिए येलो, ऑरेंज, रेड एंड ग्रीन। येलो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोड कितना था 4, तो फर्स्ट नंबर आ गया 4। सेकेंड नंबर ऑरेंज के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोड क्या था 3, तो ये आ गया 3। उसके बाद मल्टीप्लायर, ठीक है, थर्ड कलर क्या है जेड के कॉरस्पॉन्डिंग कोड क्या है 2, तो ये आएगा 10⁻²। उसके बाद अपने पास आएगी टॉलरेंस में कौन सा कलर था गोल्ड के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी टॉलरेंस है 5%, तो हम लिखेंगे ±5%। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। आपके पास एक कार्बन रजिस्टर है जिस कार्बन रजिस्टर में इस तरह से कुछ कलर्स लगे हुए हैं। सपोज फर्स्ट वन इज ब्लू, सेकंड वन इज रेड, थर्ड वन इज ब्राउन, ठीक है, दिस इज ब्लू, रेड, ब्राउन एंड इन द एंड वी हैव सिल्वर कलर। तो इस केस में हम इसको डीकोड कैसे करेंगे? ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास नंबर है 6, फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड नंबर रेड के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है 2, मल्टीप्लाई बाय ब्राउन के कॉरस्पॉन्डिंग है हमारे पास मल्टीप्लायर 10⁻1। तीसरा जो कलर है वो मल्टीप्लायर होता है, प्लस माइनस टॉलरेंस सिल्वर कलर के कॉरस्पॉन्डिंग टॉलरेंस हमारे पास कितनी थी 10%। इज दैट ओके? लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मान लो मेरे पास एक कार्बन रजिस्टर है जिसमें 3 ही कलर्स मेंशन है, चौथा कलर मेंशन ही नहीं है। पहले कलर जो है वो है ग्रे, दूसरा कलर जो है हमारे पास वो है ब्लू और तीसरा कलर हमारे पास मान लो सिल्वर है, ठीक है।
तो अब इस केस में हमारे पास कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या आएगी? ग्रे कलर के कॉरस्पॉन्डिंग कोड है हमारे पास 8, ब्लू कलर के कॉरस्पॉन्डिंग कोड है हमारे पास 6, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर। सिल्वर कलर के लिए मल्टीप्लायर कितना था? 10⁻⁻²। फोर्थ कलर प्रेजेंट ही नहीं है। जब कोई भी कलर कोई कलर प्रेजेंट ना हो तो टॉलरेंस कितनी होती है? 20%। तो ये बन जाएगा +-20%। दिस इज हाउ वी कैन डिकोड कलर्स ऑन ए गिवन कार्बन रजिस्टर। Okay, our next topic is superconductivity. Superconductivity as such हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। This is for additional knowledge, या आप कह सकते हो for competition part only. सुपरकंडक्टिविटी को सबसे पहले प्रोफेसर के ऑन्स ने ऑब्जर्व किया था इन 1911। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम किसी कंडक्टर को कूल डाउन करते हैं, उसका टेम्परेचर लगभग 0 केल्विन के आसपास चले जाते हैं, तो एक लो टेम्परेचर पे आके वो मेटल अपनी रेजिस्टिविटी वाली प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देती है। अब वो एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। मीन्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वैनिशेस। क्या ऑब्जर्व किया? आई एक्सप्लेन दिस पार्ट विद वन एग्जाम्पल एंड ग्राफ। यहाँ पर हम लोग मर्क्यूरी की एग्जाम्पल लेंगे। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल करेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी की वैल्यू या रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस में टेम्परेचर और वाई एक्सिस में रेजिस्टिविटी ड्रॉ करूँ तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि जैसे जैसे ग्राफ में टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी कम होती है। बट वी कांट एक्सपेक्ट दैट कि इसकी वैल्यू 0 केल्विन के ऊपर भी एग्जैक्टली 0 हो जाती है। इसकी एक वजह ये होती है कि मटेरियल में हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं और वो प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ रेजिस्टिविटी को या रेजिस्टेंस को कभी 0 होने नहीं देती। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को किसी न किसी तरीके से रुकावट पैदा करती हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ 0 केल्विन पे। अगर मैं 0 केल्विन पे बात करूँगा तो मैं मान के चल सकता हूँ कि सभी मोशंस सीज कर गए हैं। आइडियली कोई भी एटम या कोई भी पॉजिटिव कर्नल जो है वो मूव नहीं कर रहा। अगर कोई कर्नल मूव नहीं कर रहा तो क्रिस्टल लैटिस में से एक इलेक्ट्रॉन बिना किसी रुकावट के सीधा निकल सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, हम ऐसा मान सकते हैं। बट हमें पता है कि कोई भी मेटल 100% प्योर तो होगी नहीं, कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज़ तो प्रेजेंट होंगी ही होंगी। उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ ऑपोजिशन महसूस करेंगे। मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट दैट इवन एट 0 केल्विन रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल कांट बी 0। बट जो के ओन्स ने ऑब्जर्व किया दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेशंस। के ओन्स ने ये ऑब्जर्व किया कि रेजिस्टिविटी कम होते होते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके अचानक से ही ख़त्म हो जाती है, अचानक से ही वैनिश कर जाती है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर यहाँ पर रेजिस्टिविटी डिसअपीयर हो जाती है, वैनिश कर जाती है। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? पहले उसमें रेजिस्टेंस थी या रेजिस्टिविटी थी, अब रेजिस्टिविटी खत्म हो गई। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी खत्म हो रही है। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। और जो मटेरियल्स इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, दैट मटेरियल्स आर कॉल्ड सुपरकंडक्टर्स। सुपरकंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके वैनिश कर जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड दिस फिनोमेना या दिस बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स दैट इज कॉल्ड सुपरकंडक्टिविटी। यही डेफिनेशन हमने लिख रखी है। सुपरकंडक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल और अलॉय or even ceramics shows zero resistivity at very low temperature. That is called, this property and this phenomena is called superconductivity. सुपरकंडक्टिविटी के साथ ही पैरेलल एक मेजनर इफेक्ट भी होता है जो कि हम लोग अभी आगे जाके
पढ़ेंगे। मेसनर इफेक्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सुपर कंडक्टर है, ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में हम अगर मरकरी ले लें तो मरकरी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होती है 4.2 केल्विन। ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट 4.138 कुछ इस तरह से वैल्यू रहती है, बट 4.2 इज़ गुड इनफ। 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे आके मरकरी में रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस टेम्परेचर पे आके जब मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है तो वो अपने अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास होने नहीं देता। अगर मेरे पास ये एक सुपर कंडक्टर है, आई हैव अ सुपर कंडक्टर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कोर्स लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर मैं इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता हूँ, ये नॉर्थ साउथ पोल लगाए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मटेरियल में से पास नहीं करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मटेरियल, एक भी फील्ड लाइन इसमें से पास नहीं करती है। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कि सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, आगे जाके हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। कोई भी, नॉट इवन ए सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल पास थ्रू दिस सुपरकंडक्टर। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट। और इस इफेक्ट को, इस कंसेप्ट को हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन के लिए। जो आपने पढ़ी होंगी ट्रेन्स जो हवा में चलती हैं, जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट बनाए बिना सुपर स्पीड से, बहुत तेज़ स्पीड से जो चलती हैं, ठीक है, दैट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। उनके ट्रेन्स के नीचे भी इसी तरह से सुपर कंडक्टर्स बनाए जाते हैं, उनको हवा में लेविटेट, हवा में उठा के रखा जाता है ताकि जो फ्रिक्शन है बिटवीन रेलवे ट्रैक एंड ट्रेन उसको एलिमिनेट किया जा सके, ठीक है। तो वापस चलते हैं सुपर कंडक्टर्स पे। अब सुपर कंडक्टर्स इस तरह से क्यों बिहेव करना शुरू कर देते हैं, क्यों? 0 केल्विन से ऊपर ही इनकी रेजिस्टिविटी खत्म हो जाती है। ऑल्दो हम तो ये एक्सपेक्ट करते थे कि 0 केल्विन के ऊपर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस होगी। इसको एग्जैक्टली समझने के लिए तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स चाहिए, एंड क्वांटम मैकेनिक्स हमारे हाई स्कूल के सिलेबस +2 के लेवल से तो परे है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली इसको BCS थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स के साथ ही डील करती है, ठीक है। BCS थ्योरी 3 साइंटिस्ट जिन्होंने इस थ्योरी को डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था, उनके नाम से ही ये थ्योरी का नाम पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो पॉइंट अभी कन्वे करूँगा वो ये है कि इस थ्योरी के मुताबिक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आके इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक स्पेशल फोर्स एग्जिबिट करना शुरू कर देते हैं, एक स्पेशल फोर्स, स्पेशल इंट्रैक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स की तरह चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हुए चलता है, जिससे कि वो बिना टकराए हुए आगे निकल पाते हैं। मैं इस फिनोमेना को कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स बिना टकराए आगे निकलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, बट आप इसको ओवरऑल ऐसे समझ सकते हो जैसे चींटियाँ चलती हैं। चींटियाँ कैसे चलती हैं? एक चींटी दूसरे को रास्ता बताते हुए चलती है और हर चींटी दूसरी चींटी के फॉलो करती हुई चली जाती है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ यही होता है एट टेम्परेचर नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो लेट अस स्टार्ट कि बिहेवियर कैसे है। मैं अगर बात करूं नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर अगर मेरे पास ये क्रिस्टल लैटिस में कुछ एटम्स या पॉजिटिव कर्नल्स अरेंज्ड हैं, ठीक है, आई एम सेइंग पॉजिटिव कर्नल्स, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटल में वाइड्स के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पीछे कौन से चार्ज बच गए हैं, जो एटम्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बच गया है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम पॉजिटिव कर्नल्स। अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करता हूँ, रूम टेम्परेचर के ऊपर इन इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज इन कर्नल्स के पास एनर्जी होती है। तो ये कर्नल्स काफ़ी ज़्यादा
एनर्जी के साथ ऑसिलेट करते हैं, दे हैव गुड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपनी ही पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनमें से पास करना चाहता है तो बेशक हो सकता है इंटरनेट स्पेस में यहाँ पर देखने में हमें गैप दिखाई दे रहा हो, बट क्योंकि देयर इज़ वाइब्रेशन, देयर इज़ ऑसिलेशंस ऑफ दिस पॉजिटिव कर्नल्स, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिव डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग कर्नल्स के साथ बार बार टकराते रहते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट ये इलेक्ट्रॉन सीधा निकलने की जगह ये क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ये रेजिस्टेंस या अपोजिशन एक्सपीरियंस करते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे हमें इस तरीके से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी समझ आती है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था। अब हम बात करते हैं कि जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत कम होने का मतलब है मैं टेम्परेचर को ले रहा हूँ नियर क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे हमने अभी अभी मर्करी की एग्जांपल ली थी, मर्करी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू 4.2 केल्विन थी, 0 केल्विन से ज़्यादा है बट फिर भी बहुत बहुत कम है। अगर आप इसको माइनस डिग्री सेल्सियस में देखो 273 माइनस, अगर मैं 4 केल्विन भी सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 269 केल्विन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी लो टेम्परेचर। इतने कम टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास जो ऑसिलेशंस हैं, जो वाइब्रेशंस ऑफ पॉजिटिव कर्नल्स हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं। ऑल्दो मैं उनको ज़ीरो तो नहीं कह सकता बट फिर भी मैं ये कह सकता हूँ बहुत कम हो जाती हैं। यहाँ पर डायग्राम पे मैं उनको ऑसिलेट करता हुआ तो नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं ये मान लेता हूँ कि इनकी जो ऑसिलेशंस हैं ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब मान लो कि इस पॉजिटिव कर्नल्स के वॉइड में यहाँ पर खाली जगह पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन अपने आसपास के पॉजिटिव कर्नल्स को अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्शन की वजह से इन पॉजिटिव कर्नल्स की पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट कर जाती है, ये पॉजिटिव कर्नल्स थोड़ा सा पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक ढंग से पॉजिटिव चार्ज नज़दीक आ जाता है और इस पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक आने की वजह से या इस डिस्टॉर्शन की वजह से जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ खींचे चले आते हैं। आप यूँ समझ सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम्युलेट हो गया है, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि वॉइड में प्रेजेंट था वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाए तो ये डिस्टॉर्शन आगे शिफ्ट कर जाएगी, है ना। अगर ये ब्लैक कलर वाला इलेक्ट्रॉन मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये आगे चला जाए तो ये डिस्टॉर्शन आगे चली जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है, अनदर इलेक्ट्रॉन है, वो इस डिस्टॉर्शन की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक्चुअली तो ये डिस्टॉर्शन की तरफ अट्रैक्ट होता है बट ओवरऑल होगा क्या, ओवरऑल ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन उसी तरफ जाएगा जिस तरफ ये ब्लैक वाला पहले वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है। देखो डिस्टॉर्शन उसी तरफ जाएगी जिस तरफ ये ब्लैक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इस इलेक्ट्रॉन ने, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने डिस्टॉर्शन की तरफ जाना है। तो ओवरऑल मुझे ये दिखाई देगा कि ये इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के पीछे पीछे जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो हमें ये लगेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं। देयर इज सम वीक इंट्रैक्शन बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के फॉर्म में बिहेव कर रहे हैं। ये पीछे वाला इलेक्ट्रॉन इस आगे वाले इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम समझने के लिए ये कह सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक वीक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। इस वीक बॉन्ड की लेंथ क्या है हम उस पर कमेंट नहीं करते हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं विथ स्मॉल वीक इंट्रैक्शन और जिसकी वजह से ये एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन बिना किसी और पॉजिटिव कर्नल के टकराए हुए आगे निकल सकता है। ये इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा था, उसके पीछे पीछे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसको फॉलो करता हुआ आगे निकल जाएगा। यानी कि लगभग बिना कोलिजन के ये इलेक्ट्रॉन्स इस क्रिस्टल लैटिस स्पेस में से गुजर सकते हैं, पास कर सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे स्कोप से बाहर है। ओवरऑल व्यू मैंने आपको समझा दिया कि देयर इज पेयर इंट्रैक्शन, स्पेशल इंट्रैक्शन एट लो टेम्परेचर एंड
इसकी वजह से जो मेटल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो अपनी सुपर कंडक्टिविटी वाले बिहेवियर को शो करती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कि जो BCS थ्योरी है वो सिर्फ मेटल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पाती है, अलॉयज या सिरामिक्स जो कि हाई टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इफ़ वी टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन मेकिंग सुपर कंप्यूटर्स, second application is in making strong magnets, and these strong magnets are used for levitating trains and other applications are there. इसके अलावा इन मैग्नेट्स, इन सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की जो एप्लीकेशन है वो है हाई एनर्जी पार्टिकल्स में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं ताकि न्यूक्लियर रिएक्शंस को कैरी आउट किया जा सके। इनफैक्ट आप लोगों ने LHC लार्ज हैड्रोन कोलाइडर सुनी होगी। लार्ज हैड्रोन कोलाइडर में भी चार्ज पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी देने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, और इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सुपर कंडक्टर्स के थ्रू ही अचीव किया जा सकता है। मोर अगर हम सुपर कंडक्टिविटी को रूटीन लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर भी हम सुपर कंडक्टिविटी को अचीव कर पाए ताकि हम लोगों तक, घर तक, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन कह लो, हम लोगों के घर तक सुपर कंडक्टिविटी पहुंच जाए, यानी कि हमारे घर में लगे हुए जितने भी वायर्स हैं वो सारे सुपर कंडक्टर हो जाएं, तब हमारे घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। इनफैक्ट मार्केट में मिलने वाली हर एक चीज़ की कॉस्ट कम हो जाएगी। कारण क्या है कि अब जब इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारी एनर्जी का लॉस होता है। जब एनर्जी का लॉस बंद हो जाएगा तो नेचुरली है कि कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग विल रिड्यूस। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी की एक सिंपल सी एग्जांपल ली जाती होती है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लूप में चार्ज दे के छोड़ दें या एक बार वायर में करंट भेज दें, सुपर कंडक्टिंग वायर में करंट भेज दें और उसके बाद बैटरी को हटा दें, ऑफ कोर्स इट शुड फॉर्म ए क्लोज लूप, तब इस वायर में करंट काफ़ी लंबे समय तक, कई घंटों तक या कुछ दिनों तक फ्लो करता रह सकता है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी। कारण साफ है, कारण ये है कि अब ये इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव कर्नल्स हैं उनके साथ स्ट्राइक ही नहीं कर रहे, उनके साथ कोलिजन ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी एनर्जी का लॉस नहीं कर रहे हैं। एनर्जी इज नॉट अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इसलिए वो उस एनर्जी को मेंटेन करते हुए काफ़ी लंबे समय तक रोटेट करते रहते हैं इन दिस सर्कुलर लूप या इन एनी शेप ऑफ लूप।